नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा आज ये जीके जीएस की क्लास है और उसमें हिस्ट्री का ये हमारी 19वीं क्लास है और आज हमारा टॉपिक है पुष्यभूति या वर्धन वंश। कौन सा टॉपिक है? पुष्यभूति या वर्धन वंश। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गुप्त वंश के बाद भारत में जो है वो विभिन्न वंशों का उदय हुआ, तो उनके बारे में हम जानकारी देंगे। लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं आपको उसके बाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश जिसका शासन जो है वो एक काफ़ी बड़े क्षेत्र में विस्तारित था। तो वो है हमारा आज वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। तो दोनों ही नाम एक ही हैं, ये आपस में एक दूसरे के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। और चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र नामक शासक जो है वो आपके वर्धन वंश के संस्थापक थे। और वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? आपकी थानेश्वर थी। थानेश्वर, ठीक है। तो राजधानी इनकी क्या थी? थानेश्वर। और थानेश्वर वर्तमान में कहाँ पे है आपका ये? तो जैसा हमने बताया आपको, ये अपने हरियाणा राज्य में थानेश्वर है। फिर हम देखते हैं कि वर्धन वंश का सबसे प्रभावशाली, सबसे योग्य शासक जो है वो किसको माना जाता है? तो प्रभाकर वर्धन को। यद्यपि हर्षवर्धन भी काफ़ी योग्य था, उसके समय शासन का काफ़ी विस्तार हुआ। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन आता है कि वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रभाकर वर्धन। और इसने जो है एक उपाधि धारण की थी, वो थी आपकी परम भट्टारक। परम भट्टारक की उपाधि, इसने जो है परम भट्टारक की उपाधि धारण की। और प्रभाकर वर्धन के बाद जो है वो उसका बड़ा पुत्र कौन? राजवर्धन गद्दी पर बैठा। लेकिन ये बहुत दिन तक शासन नहीं कर पाया, इसकी जो है वो मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु के बाद आपका प्रभाकर वर्धन का ही छोटा बेटा कौन? हर्षवर्धन, ये गद्दी पर बैठा। तो राजवर्धन की मृत्यु के बाद प्रभाकर वर्धन जो छोटा पुत्र था किसका? हर्षवर्धन। किसका था? प्रभाकर वर्धन का। तो वो गद्दी पर बैठा। और हर्षवर्धन को इतिहास में एक नाम दिया गया है। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाता है कि किसको शिलादित्य कहा जाता है। यह शिलादित्य नाम जो है वो किसका है? तो किसका है? शिलादित्य नाम जो है वो किसका है? तो शिलादित्य हमने ये लिख रखा है। शिलादित्य नाम किसके नाम से किसको जाना जाता है? आपके हर्षवर्धन को जाना जाता है। इसी प्रकार से जैसा कि हमने बताया था आपका कि प्रभाकर वर्धन ने जो है वो परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी, तो दूसरा शासक आपका हर्षवर्धन ने भी जो है वो परम भट्टारक की उपाधि धारण की। तो इसको भी याद रखिएगा। और आगे चलते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है आपका, जो हर्षवर्धन और बदामी शाखा के चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच में कब हुआ? आपका 630 ईस्वी में। और किस नदी किनारे? नर्मदा नदी किनारे जो है कि युद्ध हुआ। और इसका परिणाम जो है वो काफ़ी आश्चर्यजनक रहा, क्योंकि हर्षवर्धन एक बड़ा सम्राट था जबकि पुलकेशिन द्वितीय जो है वो एक छोटा सम्राट था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को जो है वो पराजित कर दिया। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, या तो सिर्फ ऐसे पूछा जाता है कि हर्षवर्धन को किस शासक ने पराजित किया? तो किसने किया? चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने, है ना। और किस नदी किनारे? और चूँकि एमपी में नर्मदा नदी एमपी की है, इसलिए एमपी में इसका क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में ये आ चुका कई एग्जामों में। फिर हम आगे चलते हैं। तो नर्मदा नदी की तट पर हुआ था युद्ध ये, और इसमें हर्षवर्धन जो है वो पुलकेशिन द्वितीय के हाथों से जो है पराजित हो गया था। और अब हम बात करते हैं आगे। एक चीनी यात्री है आपकी ह्वेनसांग। एक चीनी यात्री है ह्वेनसांग। तो ये किसके दरबार में आया था? तो ये जो है वो किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन, हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं। और ह्वेनसांग के कुछ और नाम भी इतिहास में मिलते हैं, उससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं।
जैसे ह्वेनसांग को जो है वो यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है कि किसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को। और फिर आपका एक नाम इसका ये भी मिलता है, किसका? ह्वेनसांग का। शाक्य मुनि के नाम से भी ह्वेनसांग को जाना जाता है। तो ये एक बौद्ध भिक्षु था और इसका उद्देश्य था भारत में, क्योंकि भारत में बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, तो बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे साक्ष्य जो है वो भारत में अवेलेबल थे। तो ये उन्हीं साक्ष्यों को लेने के लिए, उन्हीं साक्ष्यों का पता करने के लिए जो है वो ह्वेनसांग भारत आया था। और इसी समय जो है वो आपके बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो अपने चरम सीमा पर था, है ना। तो ये वहाँ भी गया था और वहाँ से भी इसने सामग्री एकत्रित की थी। चलिए हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका इतिहास में ये पूछा गया है कि किस शासक ने चीन में अपना दूत भेजा? तो हर्षवर्धन ने जो है वो चीन में जो है वो अपना दूत भेजा। फिर आगे चलते हैं कि हर्षवर्धन जो है वो एक दानवीर प्रकृति का व्यक्ति था, है ना। दानवीर था, एक महान साहित्यकार भी था और इसकी तुलना जो है वो अशोक से भी की जाती है ना। अशोक से भी की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अशोक जैसा ये शांति महान था और समुद्रगुप्त जैसा जो है वो ये वीर था। समुद्रगुप्त हमने पढ़ा था अभी गुप्त वंश में, तो समुद्रगुप्त जैसा ये वीर था, प्रतापी था, और अशोक जैसा जो है वो ये दानवीर प्रकृति का था, महान था, है ना। वो लक्षण दोनों के मिश्रित लक्षण इसमें जो है वो विद्यमान थे। और आगे चलते हैं तो इसके बारे में इतिहास में ये लिखा है कि ये प्रत्येक 4 वर्ष में जो प्रयाग में कुंभ मेला आयोजित होता था, तो उसमें जाता था ये, और एक बार अपनी पूरी संपत्ति क्या करता था? दान कर जाता था। पूरी संपत्ति क्या करता था? ये दान कर जाता था। तो इससे इसकी दान वाली प्रवृत्ति का पता लगता है। और ऐसा कहते हैं कि कुंभ मेले की शुरुआत जो है वो हर्षवर्धन द्वारा ही की गई थी। कुंभ मेले की शुरुआत जो है वो हर्षवर्धन द्वारा ही की गई थी। फिर हम आगे चलते हैं तो जैसा हमने बताया कि हर्षवर्धन जो है एक महान साहित्यकार भी था और इसकी 3 पुस्तकें जो है वो प्रसिद्ध हैं जो इसके द्वारा लिखी गई मानी जाती हैं। वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं? एक तो आपका रत्नावली, ठीक है। कौन सी पुस्तक है? बोलिए आप लोग। रत्नावली, फिर आपका प्रियदर्शिका, फिर आपका नागानंद। तो फिर से बोलिए तीनों पुस्तकों के नाम। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ये पुस्तक जो है किसकी मानी जाती हैं? हर्षवर्धन की। लेकिन इतिहास में ऐसा भी लिखा गया है कि ये पुस्तक वास्तव में हर्षवर्धन की नहीं थी, बल्कि ये पुस्तक जो है वो एक लोकल कवि था। उसका क्या नाम था? धावक। क्या नाम था? धावक। तो धावक द्वारा लिखी गई थी ये, जिसे जो है वो पुरस्कृत करके और हर्षवर्धन ने जो है अपने नाम से इन पुस्तकों को घोषित कर दिया था। तो ऐसा भी इतिहास में मिलता है। लेकिन यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपका, तो आपको धावक नहीं लगाना आंसर। अगर पूछता है कि रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है, या प्रियदर्शिका पुस्तक के लेखक कौन है, या नागानंद पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है? हर्षवर्धन है ना। ये हमने जानकारी के रूप में बता दिया कि ऐसा इतिहास में भी लिखा है कि वास्तव में ये हर्षवर्धन की पुस्तकें न होकर के एक लोकल कवि था, धावक की पुस्तकें थीं। धावक की पुस्तकों को जो है वो एक प्रकार से भेंट स्वरूप इसने ले लिया था और काफ़ी उसको दान दिया था, है ना, हर्षवर्धन ने। वो पुस्तकें इसके नाम से चल निकली। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन को जो है वो अंतिम प्रभावी हिंदू सम्राट कहा गया है। भारतीय इतिहास में हर्षवर्धन को अंतिम प्रभावी हिंदू शासक, है ना। अब पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप, है ना। तो ये अंतिम प्रभावी हिंदू शासक है। हिंदू शासक नहीं बोला हमने, अंतिम प्रभावी हिंदू शासक किसको माना जाता है? हर्षवर्धन को माना जाता है। और यद्यपि ये हिंदू धर्म से संबंधित था, हिंदू धर्म को मानता था, इसका धर्म क्या था? हिंदू था, लेकिन ये बौद्ध धर्म में भी जो है विश्वास रखता था। और इसने जो है वो बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था ये? तो महायान। तो कैसे याद रखेंगे भाई? समुद्रगुप्त है, महान है, उसको महान कहा गया है समुद्रगुप्त को, तो उससे हम क्या याद रख लेंगे? महायान शाखा का रख लेंगे। बाकी बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, कौन कौन सी? हीनयान और महायान। तो ये किस शाखा का है? महायान का है। फिर हम आगे चलते हैं तो हर्षवर्धन के दरबार में जो है वो प्रसिद्ध विद्वान भी रहते थे।
जिनमें से मुख्य कौन कौन से हो गए आपके? बाणभट्ट, इसको हम जानते हैं, सुना है नाम, फिर आपका मयूर, और फिर आपका मतंग दिवाकर। कौन? मतंग दिवाकर, जिसमें से बाणभट्ट काफ़ी प्रसिद्ध है, इसका दरबारी कवि था ये, और इसने एक पुस्तक लिखी थी। वो पुस्तक कौन सी थी? हर्षचरित्र। तो ये पुस्तक एग्जाम में खूब पूछी गई कि हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हर्षवर्धन का नाम भी लिखा होता है विकल्प में, तो हम लोग हर्षचरित्र हर्षवर्धन मिला जुला करके क्या करते हैं, क्या लगा देते हैं आंसर? हर्षवर्धन लगा देते हैं। तो हर्षवर्धन नहीं लगाना है। कोई अपने नाम पे पुस्तक क्यों लिखेगा? ये पुस्तक वास्तव में किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी, और इसमें हर्षवर्धन की काफ़ी बड़ाई की गई है। ये वीर रस से कुछ संबंधित था आपका, है ना, ये वीर रस प्रधान कविताएँ लिखता था ये आपको। कौन? बाणभट्ट। तो काफ़ी तारीफ की गई थी इसमें, किसकी? हर्षवर्धन की। और हर्षवर्धन के समय जो है वो मथुरा जो है वो सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था। तो चलिए, ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। तो चलिए हम जल्दी दोहरा देते हैं इसको एक बार। संस्थापक कौन है? पुष्पभूति। राजधानी क्या थी? थानेश्वर। आपके वर्धन वंश का सबसे प्रभावी शासक कौन माना जाता है? तो प्रभाकर वर्धन को माना जाता है, जिसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की। और प्रभाकर वर्धन के बाद जो है वो उसके दो पुत्र थे। एक तो आपका कौन था? राजवर्धन बड़ा पुत्र था, और छोटा पुत्र क्या था आपका? हर्षवर्धन था। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र राजवर्धन गद्दी पर बैठा, लेकिन ये लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया और इसकी मृत्यु हो गई। तो इसकी मृत्यु के बाद आपका प्रभाकर वर्धन का छोटा पुत्र कौन? हर्षवर्धन, ये गद्दी पर बैठा, और इसे इतिहास में जो है वो शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और एक कभी पूछता कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी, नहीं, वो क्या बनाई थी? कन्नौज। इसको डाल लीजिए कहीं पे। तो पूछे हर्षवर्धन ने कौन सी राजधानी बनाई थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। कन्नौज आपका कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है ना कन्नौज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इसने भी जो है वो अपने दादाजी की तरह, दादाजी क्या पिताजी की तरह, है ना, पिताजी है ना ये प्रभाकर वर्धन, इसने भी अपने पिता की तरह जो है वो उपाधि धारण की थी। कौन सी? परम भट्टाकर, है ना, परम भट्टाकर की उपाधि इसने भी धारण की थी। और हर्षवर्धन को किस शासक ने पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय ने। किस वंश का था ये? चालुक्य वंश का। किस शाखा का? बादामी शाखा का। किस नदी किनारे? नर्मदा नदी किनारे। कब? 630 ईस्वी। और चीनी यात्री हुएनसांग जो है वो हर्षवर्धन के समय ही उसके दरबार में आया था। और हर्षवर्धन ने एक जादू जो है वो चीन भेजा, ये बन गया आएगा आपसे। फिर हर्षवर्धन एक दानवीर प्रकृति का था। प्रत्येक 4 वर्ष में जो प्रयाग में कुंभ मेला होता था तो उसमें जाता था, जरूर जाता था ये, और एक बार अपनी पूरी संपत्ति वहाँ पे दान कर आता था। अब सोच रहे होंगे आप लोग ना कि पूरी संपत्ति दान कर ली, अब क्या करेगा वो? फिर संपत्ति इकट्ठी करता था। वही टैक्स लगते थे ना, भूमि कर वगैरह, सबसे बड़ा कर था भूमि कर हर्षवर्धन समय का, है ना, सबसे अधिक आय का स्रोत था वो। तो इस तरह से टैक्स मिलते थे, उससे फिर खजाना भर जाता था। फिर 4 साल बाद जाता था, फिर दान कर जाता था। फिर एक महान साहित्यकार भी था, इसकी पुस्तकें ने 3 पुस्तक लिखी। कौन कौन सी? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। कौन कौन? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। और ये हो गया, कहाँ तक ये हो गया, है ना। और इसके दरबार में कई विद्वान थे, जिसमें से कौन एक विद्वान था? मुख्य विद्वान कौन था? बाणभट्ट था। ये इसका राजकवि था। इसने भी एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या था? हर्षचरित्र। और मथुरा जो है वो सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र था। तो इस तरह आप 1-2 बार दोहरा लीजिएगा इसको, कोडिंग के माध्यम से भी इसको याद रख सकते हैं आप। तो मेरी ये इतिहास की आपकी जो है वो 19वीं क्लास थी आपकी, इतिहास की 19वीं क्लास है आपकी ये। अगले हम फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ, इतिहास को ही लेकर के। और एक ज़रूर हमने सिविल जज का और ADPO का एक बैच स्टार्ट किया है, तो उसमें जो है वो लॉ के सब्जेक्ट इसी वीडियो में डाले जा रहे हैं। तो जो लोग लॉ किए हों तो वो उसको भी देख सकते हैं, और जो लोग लॉ नहीं किए हों तो वो उसको ना देखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो नमस्कार, धन्यवाद।